You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. सुन पा रहे हैं सब लोग? Am I audible? क्वेश्चन पेपर में कोई डाउट है? कल जो टेस्ट हुआ था परसों।
ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। दो मास हैं, इनके बीच का इनिशियल सेपरेशन स्मॉलर है और इसको क्या स्पीड दे दी जाए ताकि ये 4r डिस्टेंस तक जा सके, ये हमारा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको, इसके क्या अल्टरनेटिव तरीके हो सकते हैं, ये सारी बातें अभी हम लोग करने वाले हैं। एंड टुडे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ग्रेविटेशन। इसके लिए 2 मिनट 3 मिनट जो भी है टाइम लेना है लीजिए और बताइए कि पहले करेंगे कैसे, और अगर कोई कर सकता है तो हमको आंसर बताए। बताइए कैसे करेंगे। एनीवन? हाँ बताइए। सर शायद उसको GM/r² को इंटीग्रेट करके करेंगे क्या, एक्सेलरेशन निकाल के, R से 4r लिमिट्स। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही हम इसको थ्रो करेंगे या फिर अभी भी there is a gravitational force acting on it like in backward direction, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है और जो भी हम वेलोसिटी देंगे इसकी वेलोसिटी विथ टाइम कम होगी। अगर इसको 4r पर पहुंचना है तो डेफिनेटली हमको एक स्पीड एक डिफिनिट अमाउंट का देना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि ड्यू टू दिस फोर्स, ड्यू टू द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन इसका बैकवर्ड डायरेक्शन होगा, ये बॉडी यहीं तक पहुंच पाए, इससे आगे ना जा पाए। या ऐसा भी हो सकता है कि हमने इतनी ज्यादा वेलोसिटी दी कि इससे भी आगे चला गया, लेकिन हमको इसी पॉइंट तक पहुंचने की बात है। और यहाँ पर अगर चाहो व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड, ऐसे भी लिख सकते हो, एक वर्ड मिनिमम यूज कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब क्रॉस करके आगे जाना है, यहीं तक जाना है। हर टाइम ये जो फोर्स है वो इसको खींचता रहेगा। तो इससे पहले कि इसकी वेलोसिटी 0 हो, ये बस 4r तक पहुंच जाए, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन। और एक बार ये 4r तक पहुंचेगा तो बाउंड्री कंडीशन हमको इस समझ में आनी चाहिए कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी मोमेंटरली, और उसके बाद वो यू टर्न मारेगा और वापस चलाएगा। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन विल लुक लाइक। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता थ्रू द टाइम तो इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन काइनेमेटिक्स इक्वेशंस हम लोग लगा सकते थे, v बराबर u प्लस ए टी एस इज इक्वल टू ut हाफ टी स्क्वायर। बट हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये मास, सपोज ये मास किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर यहाँ पर है, लेट्स से यहाँ पर, और ये जो सेपरेशन है अगर मैं कुछ देर के लिए इसको x मान लूं तो डेफिनेटली इनिशियल वेलोसिटी हम उसको v नॉट से डिनोट करते हैं ताकि थोड़ा सा, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी को कुछ एक वैल्यू दे दो v नॉट या u नॉट, u ऐसे, ताकि पता चले कि वो एक वेरिएबल है, सॉरी वो एक कांस्टेंट है। और नॉर्मली भी जो है वो वेरिएबल के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसकी वेलोसिटी घट के कुछ v रह जाएगी एट दिस पॉइंट, इट्स वेलोसिटी इज गोइंग टू बी v, क्योंकि ऑलरेडी स्पीड जो है वो घटनी शुरू हो गई। तो इस तरह के केसेस में
अगर हम फॉर्मल तरीके से करने जाए, वी हैव अदर अल्टरनेटिव, लेकिन अदर अल्टरनेटिव की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर हमको कोई भी ऐसा आइडिया नहीं हो कि ग्रेविटेशन चैप्टर है या कोई चैप्टर है, हमको एक इस तरह का क्वेश्चन दे दिया गया, तो इसको अप्रोच कैसे करें, इसको करें कैसे? तो इसमें यही है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पूरे टाइम बैकवर्ड डायरेक्शन लगेगा, तो हमारा काम यही है कि एक जनरल पॉइंट पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स या उसके कारण जो रिटार्डेशन है वो कितना हो रहा है वो निकाल लें. Like when the mass is at a distance x, this is a general point in between the initial and final position. तो इस पर अपन एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स अगर निकालें किसी भी मोमेंट पर, तो यह जगह जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसके कारण रिटार्डेशन यह जगह एफ बाई एम, दैट इज एफ जी अपॉन एम, यह जगह जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर. अब हमको रिटार्डेशन पता चल गया, इसी को हम लोग ए से भी डिनोट कर सकते हैं, और ये रिटार्डेशन है, वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है, इसलिए साइन इसका नेगेटिव होना चाहिए. अब एक्सेलरेशन को हम देख रहे हैं कि दिस इज नॉट कांस्टेंट, दिस डिपेंड्स अपॉन एक्स विच इज वेरिएबल. इसलिए अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन हो तो हमारे पास कैलकुलस के अलावा और कोई उपाय नहीं है. एक्सेलरेशन को हम लोग dv by dt, d2x by dt स्क्वायर, v dv by dx, ये तीनों यूज कर सकते हैं जैसी हमारी मर्जी. गिवन सिनेरियो में कौन सा रिजल्ट हमको ज्यादा एप्लीकेबल लग रहा है जो इसमें यूज करना चाहिए? विच वन? Which expression will be helpful? हाँ बताइए. सर थर्ड वाला. क्यों? तो देखो, फर्स्ट वाला बहुत कॉमनली यूज होने वाला है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो टाइम में बहुत ज्यादा हमने क्वेश्चन में कुछ टाइम का बात नहीं किया. हमने बोला डिस्टेंस, 4r डिस्टेंस तक जाना है उसको, इसलिए ये वाला तो बहुत कम यूज होता है, रेयरली यूज होता है. ज्यादातर हमारा जो डिस्कशन था वो फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में ही था कि कौन सा चूज करना है. अगर टाइम का थोड़ा बहुत जिक्र होता तो हम फर्स्ट वाले लेते, नहीं तो हम लास्ट वाले लेंगे. गुड. व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली राइट v dv by dx and that is equals to gm अपॉन एक्स स्क्वायर. लेकिन याद रखना कि चूंकि ये रिटार्डेशन था तो माइनस या तो इधर लगाना पड़ेगा एक, और अगर इधर नहीं लगाएंगे तो इधर लगाना पड़ेगा. कोई एक तरफ हमको माइनस लगाना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि ये v डिवाइड x को डायरेक्टली gm बाई एक्स स्क्वायर के साथ रिलेट कर दिए. तो v डिवाइड x को डायरेक्टली gm बाई एक्स स्क्वायर के साथ रिलेट करोगे तो मतलब एक्सेलरेशन एक तरीके से पॉजिटिव हो गया, तो मतलब एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, जो कि ऐसा हो नहीं रहा. इसलिए माइनस तो हमको इधर या इधर लगाना ही पड़ेगा, भले ही हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन gm बाई एक्स स्क्वायर लिखा हो, लेकिन फाइनली है ये रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन के लिए अपने को माइनस चाहिए होगा. सो जैसे हमने लगाया वैसे ही रहने दो. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. v dv विथ माइनस साइन इज इक्वल टू ये gm अपॉन एक्स स्क्वायर dx. नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट. जब इनिशियल पोजीशन पर बात करें तो x जो था वो r के बराबर था, दैट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द मोशन, और उस समय वेलोसिटी v नॉट के बराबर थी. तो लिमिट यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे कि x का लिमिट यहाँ पर डलेगा r, x की लिमिट डलेगी r,
और ये उसमें वेलोसिटी v नॉट, और जब ये डिस्टेंस 4r होगा तो ये डिस्टेंस पर हमारी वेलोसिटी हो जाएगी v, या कायदे से देखा जाए तो 0 होनी चाहिए, क्योंकि जस्ट पहुंचने की बात है वहां पर, उसको न क्रॉस करना है न उसके पीछे छूटना है, वहां तक पहुंचना है सिर्फ। इसलिए हमने लिमिटिंग के उसके लिए उसकी स्पीड 0 कर दी। अब इसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन है, यू कैन सिंपली इंटीग्रेट माइनस वी डी वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 और वी नॉट टू 0, और यहाँ पर जी एम ये कांस्टेंट है 1/x² dx। ये इंटीग्रेशन बहुत बार आने वाला है, रिमेंबर दिस, इस पूरे डिस्कशन में दिस इंटीग्रेशन इज इंपॉर्टेंट, 1/x² dx। और तुम इसको चाहो तो इत्मीनान से एक बार सॉल्व कर लो। ये आता है -1/x, इंटीग्रेशन इज -1/x। यहाँ पर लिमिट है हमारा r to 4, तो r to 4 है। अब यहाँ पर जब भी इंटीग्रेशन में माइनस आता है तो एक तो है कि अपर लिमिट पहले और लोअर लिमिट बाद में, ऐसा हमको नॉर्मल ट्रेंड होता है, तो हम इस ट्रेंड को चेंज कर देते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं, पहले लोअर लिमिट डाल दो फिर अपर लिमिट डाल दो। या फिर अगर लगता है कंफ्यूजन है तो सिंपली निगेटिव को बाहर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, फिर निगेटिव को अंदर डालो, तो ये माइनस ये 0 माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 ऐसा कुछ हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस जी एम वही हो जाएगा 1/4r माइनस 1/r। अगर हम चाहें तो माइनस को दोनों तरफ से कैंसिल आउट भी कर सकते थे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो ध्यान देनी पड़ेंगी, जैसे ये जो टर्म है ये ऑलरेडी निगेटिव हो रहा है, यू सी 1/4r इज लेसर देन 1/r, तो ये पूरा का पूरा टर्म निगेटिव हो रहा है, इसलिए इस माइनस को अंदर लेने में ही भलाई है। और यहाँ पर भी एक माइनस है, यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई दिस माइनस विद दिस वन, और इस माइनस को भी इस ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल टू जी एम 1/4r माइनस 1, सॉरी 1/r माइनस 1/4r। नाउ इसके बाद तो सिंप्लीफाई करके हम आंसर निकाल सकते हैं कि वी नॉट इज इक्वल टू 2gm, और ये 1/r 1 है तो ये आ जाएगा 3/4r, और इसको हम ले लेंगे रूट के अंदर, और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब दैट इज आवर आंसर। तो अपने को डेफिनेटली भाई इंटीग्रेशन ही जाना पड़ेगा, और जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि मिनिमम स्पीड क्या होता है कि यहाँ चला जाए या फिर इस तक पहुंच जाए, अगले प्लेनेट पर चला जाए, इन सब में अगर ये जो भी हमने मेथड किया है अगर इसको यूज करना चाहे तो सब जगह इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन से बचने के लिए और कुछ काम को आसान करने के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि कंजर्वेटिव फोर्स की होती है, और वो है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। हर एक कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, और फिर हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल की। तो वर्क एनर्जी पावर में भी हमने देखा था, पहले तो ये क्वेश्चन क्लियरली समझ आ गया कैसे करेंगे इसको। और ये जो मास हमने कैपिटल एम लिया है इसको हम एक सॉलिड स्फीयर अर्थ की तरफ भी ले सकते हैं, जैसे अभी तो एक पॉइंट मास की तरह मैंने दिखाया है, यू कैन टेक दिस लाइक इस तरह से, ये अर्थ है ऐसा मान सकते हैं। इसके सरफेस से अगर किसी बॉडी को थ्रो किया जाए और वो 4r, इनिशियली ये r डिस्टेंस पर है, ये 4r डिस्टेंस तक चला जाए, ऐसा हमारा क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन आर नॉट एट ऑल डिफरेंट। अगर ये क्वेश्चन भी पूछे तो इसमें जो आंसर हमारा है स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर करोगे, यू विल गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पर चूंकि हम अर्थ के सरफेस पर है और वहां से हम अगर किसी बॉडी को थ्रो कर रहे हैं और 4r हाइट पर चला जाए
सेंटर से या फिर सरफेस से देखा जाए तो 3r हाइट पर चला जाए। इस क्वेश्चन को तो हमने पहले भी सॉल्व किया है, इस तरह का क्वेश्चन मोशन में ग्रेविटी में किया था, और वहां पर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता था u²/2g। तो यहाँ पर भी हम क्यों नहीं u²/2g लगा के इसको सॉल्व कर रहे हैं? क्यों हम लोग इतना सारा इंटीग्रेशन एंड ऑल कर रहे हैं? कौन बताएगा? Why we are not using u²/2g in this questions? मतलब ये क्वेश्चन और ये जो कैपिटल एम है इसमें कहीं कोई फर्क नहीं है, तो वहां क्यों नहीं यूज हुआ? हाँ बताइए। सर क्योंकि जैसे जैसे बॉडी दूर जाते जाएगी वैसे ग्रेविट जो रिटार्डेशन होगा वो वेरी करते जाएगा, तो इसलिए हम लोग u²/2g हम लोग g कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं। तो ग्रेविटेशन मतलब जब हम लोगों ने मोशन में ग्रेविटी पढ़ा था उस समय जो हमारी हाइट थी 100-250, दिस हाइट वाज लाइक 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, यही सब डिस्टेंस होता था। और ये जो रेडियस है ये है 6400 किलोमीटर। तो इसके कंपेरेबल में ये जो एच है दैट इज वेरी 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 स्मॉल। तो हम इस पूरे मोशन के दौरान जी को कांस्टेंट मान लेते थे, जबकि जी कांस्टेंट होता है नहीं। और यही वजह है कि हमको इस तरह के क्वेश्चन को सीधे u²/2g फॉर्मूला ना यूज करके किसी और तरीके से सोचना पड़ रहा है, प्रॉपर इंटीग्रेशन के थ्रू जाना पड़ रहा है। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव ये है कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दें क्या है, और किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सेम तरीके से डिफाइन होती है। मतलब फॉर एनी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन जो भी कंजर्वेटिव फोर्स के कारण होगा उसका नेगेटिव हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कीपिंग द बॉडी इन इक्विलिब्रियम ऑल द टाइम। अब ये जो बात है ये बहुत सारे बच्चों को बहुत दिन तक नहीं समझ आती, कोई बुराई नहीं है, नहीं समझ आती, कोई इसमें नया बात नहीं है, लेकिन ये याद भी हो गया तब भी बहुत बड़ी बात है। ये क्या होता है सर? ये बार बार आप लिख देते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू -w कॉन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब लिटरल मीनिंग ये है, डेल्टा यू का मतलब होता है डेल्टा यू इज लाइक u2 - u1 और u फाइनल - u इनिशियल, जो भी बोलो, ये है डेल्टा यू। और निगेटिव वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फिर w कौन क्या है? ये वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स in moving the body। चूंकि ये पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होते हैं वो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, ये चीज हमने वर्क एनर्जी पावर में कही है। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी अगर हम डिफाइन कर दिया तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी। और उसके लिए भी सेम एग्जांपल, लाइक कोई मास है, फिक्स्ड है, दूसरे मास को उसके इन्फ्लुएंस में r1 से r2 डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, तो कंजर्वेटिव फोर्स से कार्बन वर्क डन कितना होगा? ये पूरा कैलकुलेशन सिमिलर ही होने वाला है। और ये जो हमने निकाला था यहाँ पर, ये जो इसमें m हमने कैंसिल आउट कर दिया है पूरे टाइम, लेकिन हम लोग m को कैंसिल आउट हटाएंगे नहीं और उसके साथ ही इसको पूरा सॉल्व करने वाले हैं। मतलब जैसे एक सॉलिड स्फीयर ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से दिस इज सॉलिड स्फीयर, ये हमारा सॉलिड स्फीयर है। लेट्स से इसका मास कैपिटल है और एक दूसरा मास है, इसको हम कोई भी इनिशियल पोजीशन और इनिशियल डिस्टेंस r1 से फाइनली हम लोग r2 लेके जाना चाहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर कितना वर्क करेगा?
अब नाउ क्वेश्चन आता है कि अगर हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ से लेके जाए और यहां तक पहुंचा दें, और एक पाथ है जो ऐसे आड़ा तिरछा लेके जाए वहां पहुंचा दें, एक है जो इससे भी ज्यादा आड़ा तिरछा हो और उससे पहुंचा दें, इन तीनों में वर्क डन का क्या रिलेशन है? सपोज ये हमारा फर्स्ट वे है, ये दूसरा हमारा सेकंड वे है, और ये तीसरा हमारा थर्ड वे है। तीन तरीके से इस मास को हम R1 डिस्टेंस से R2 डिस्टेंस लेके जाना चाहेंगे, तो वर्क डन क्या होगा? तो चूंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, वी नो वर्क डन W1, W2 और W3 ये बराबर होगा। ये अलग बात है कि हम लोग अगर कैलकुलेट करना चाहें तो W1 और W3 में कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस शेप को हमने डिफाइन करना पड़ेगा, कहाँ से कितना है, कितना उसका टर्निंग है, ये सारी बातें आएंगी। थियोरेटिकली अगर बोला जाए तो तीनों बराबर है, लेकिन इस बात को मैथमेटिकली प्रूफ करना हो तो इस पाथ में वर्क डन निकालना, हर पाथ पर हर पॉइंट पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये थोड़ा मुश्किल जाएगा। इसलिए चूंकि वर्क डन सेम है तो हम लोग स्ट्रेट लाइन पाथ को ही लेते हैं और उसमें वर्क डन निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या करो, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, कि यहाँ पर एक बीच में जनरल पॉइंट लो और उसमें फोर्स निकाल दो। You can see the gravitational force on this will be in backward direction, और हम इसको R1 से R2 लेके जा रहे हैं, मतलब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है dr, क्योंकि जब भी वेरिएबल फोर्स होता है तो अपने को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dw निकालना पड़ता है पहले, फिर लिमिट से इंटीग्रेट करना होता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। फोर्स क्या है? फोर्स है G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर। ये जनरल डिस्टेंस भी तुम मान ही लो, r ले लो, x ले लो, जो भी dr लिया हमने तो r ही ले लो, लेट दिस डिस्टेंस इज r। अगर हम dr डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो r हमको पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा, x अगर हम पोजीशन वेक्टर लेंगे तो dx हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना पड़ेगा। तो gmm बाई r स्क्वायर ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए जब वर्क डन निकालने की बात आएगी तो एक cos 180 का टर्म भी आएगा, मतलब W कॉन और DW कॉन, रादर DW कॉन वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, स्मॉल वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू FG dr cos 180। cos 180 डिग्री का मतलब -1, सो माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बाई R स्क्वायर इंटू dr। अब टोटल वर्क डन निकालना हो तो डेफिनेटली इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा। सो टोटल वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज सिंपली इंटीग्रेट दिस। कहां से कहां तक लेके जाना था? R1 से R2, R1 से R2। अब माइनस बाहर निकाल लेंगे, GMM बाहर निकाल लेंगे, और जैसा मैंने कहा था कि 1/r² का इंटीग्रेशन ये बार बार आने वाला है, 1/r² dr, इसका इंटीग्रेशन बार बार आने वाला है, इसलिए एक बार तो करके तुम लोग रट्टा मार याद रखना, बार बार इस इंटीग्रेशन में फंस जाना। सो माइनस G कैपिटल M स्मॉल m minus 1/r, दिस इज हाउ द इंटीग्रेटेड वैल्यू लुक लाइक। तुम इसको चाहो तो एक बार प्रूफ कर लो, R1 to R2। अब ये माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, तो हमारा जो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स इस केस में जो हो रहा है GMM 1/r2 minus 1/r1, दिस इज द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। पहले यहां तक किसी को डाउट है तो पहले यही क्लियर कर ले, क्योंकि इसके बाद अब कहानी में बहुत सारे मतलब टर्न्स आने वाले हैं। पहले यहाँ तक मैथमेटिकली है थोड़ा, तो क्या यहाँ तक कहीं किसी को डाउट है? ओके, तो हमने कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन निकाल लिया, और अब हम बारी है इसको फॉर्मूले में पुट करने की। तो याद रखना कि डेल्टा यू और यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इसमें जो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स आता है वो एक माइनस साइन के साथ आता है साथ आता है, इसको इग्नोर करने की बात नहीं है, मैंने पहले भी ये सब बातें की है। मतलब सीधे सीधे अगर मैं लिखूं
डेल्टा यू that is u2 minus u1 is equals to negative of g capital M small m 1 by r2 minus 1 by r1। अब ये होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम डायरेक्टली एनर्जी कंजर्वेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे ये जो पहला क्वेश्चन हमने किया, ये नॉर्मल इंटीग्रेशन मेथड से किया। अगर हम लोग इसको एनर्जी मेथड से करना चाहते हैं, हमारे पास एक रिजल्ट आया है u2 माइनस u1 और u फाइनल माइनस u इनिशियल एंड दैट इज दिस वन। हम इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तुम चाहो तो इस माइनस को अंदर ले लो और हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा u2 माइनस u1, तो ये हो जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो चलो इस रिजल्ट को जो हमने अभी डिराइव किया, इसको इसमें यूज करके देखते हैं क्या ये काम को आसान कर रहा है, क्या कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन था हमारा कि एक बड़ा मास है जो कि फिक्स्ड है, मूव नहीं कर रहा है, और एक छोटा मास है। ये मास है कैपिटल M, ये मास है स्मॉल m, और इसको यहाँ से कुछ यहाँ तक लेके जाना है। तो और कोई भी फोर्स का जिक्र नहीं है सिवाय कंजर्वेटिव फोर्स के। और कंजर्वेटिव फोर्स के कारण हमने पोटेंशियल एनर्जी को काउंट कर लिया है, तो फिर और कुछ काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो इस पॉइंट पर जब उसको हमने थ्रो किया, उसकी वेलोसिटी भी न दी, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी हो जाएगी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगा, लेट्स से उसको हमने u1 से डिनोट कर दिया, u1 वॉट एवर इट मे वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। This kinetic energy will become 0 because this is the limiting case final position। और u फाइनल और u2 ये भी हमारा कुछ इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू जो भी होगा, आई मीन अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर और वी नॉट स्क्वायर प्लस u1 इज इक्वल टू 0 प्लस u2। और तुम खुद देखो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू सीधे आ गया u2 माइनस u1। हर बार ये आएगा, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है उस सब में ये आएगा। और u2 माइनस u1 ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, सी ये तो है u2 माइनस u1 g कैपिटल M स्मॉल m 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो अगर ये रिजल्ट हमने याद रखा, जो कि करना ही पड़ेगा याद, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको सीधे सीधे पुट कर देना है। दैट मीन्स हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम 1 बाई r2 माइनस और 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 है। तो r1 हमारा सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं। r1 हमारा r है, r2 हमारा 4r है, तो 1 बाई r माइनस 1 बाई 4r। तो देखो हम लोग इस तरीके से किए क्वेश्चन को, तो हम लोग इंटीग्रेशन करने से बच गए और काम काफी जल्दी हुआ। v नॉट इज इक्वल टू 2gm और ये हमारा हो जाएगा 3 बाई 4r। This is how we can solve this question in 2 or 3 steps rather than going to the complex integration। तो पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके से ऐसे क्वेश्चन के लिए एक ऑल्टरनेट पाथ देता है। पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम डिफाइन कर लें, तो हम बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को बिना इंटीग्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ये तो हमने डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिखाया, निकाला, और ये हमेशा वैलिड, ऑलवेज वैलिड स्टेटमेंट। याद रखना कि ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है
ये ऑलवेज वैलिड है, इसमें कहीं रेफरेंस वगैरह हमने यूज नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, तो ये ऑलवेज वैलिड फॉर्मूला इसको लिख सकते हो। जब भी कभी u2 माइनस u1 की बात आएगी तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन वहां ढल जाएगा। अब बात आती है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालने की। अगर हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई एक रेफरेंस कि जीरो कहाँ लेंगे। जैसे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो उसमें हमने रेफरेंस लिया था नेचुरल लेंथ को, कि नेचुरल लेंथ पर कोई स्प्रिंग में एनर्जी होती नहीं है तो उसको जीरो ले लो, और उसके बाद किसी भी पॉइंट पर हाफ के एक्स स्क्वायर हम डिफाइन कर लेते थे। सिमिलरली ग्रेविटेशन के केस में किस पॉइंट को रेफरेंस लिया जाए, कहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो बोला जाए, तो जो एक वेल एक्सेप्टेड रेफरेंस है वो है इंफिनिटी, टेकिंग इंफिनिटी एज आवर जीरो पोटेंशियल। एज रेफरेंस हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस को, और इसका लॉजिकल मतलब क्या है कि एक मास से अगर दूसरा मास इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे चला गया तो उसका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा, फिर अब दोनों के बीच में कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं होगा। लेकिन जब तक कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं जाता तब तक इंटरेक्शन होता रहेगा। इसलिए ये एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर अर्थ से, एटमॉस्फेयर से अगर बाहर निकल गए तो डेफिनेटली अर्थ का फोर्स नहीं लगता, तो उस मतलब वो भी एक इन्फिनिटी की तरह ही है, बट दैट इज नॉट लाइक इन्फिनिटी, वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पर ही हम लोग जाते हैं स्पेस में। तो टेकिंग इन्फिनिटी एज आवर जीरो पोटेंशियल एनर्जी एज रेफरेंस, अगर इस रेफरेंस को लिया तो R1 या R2 जो भी हमारे डिस्टेंसेस हैं, जो भी वैल्यूज हैं, उसको एक को अगर इन्फिनिटी डालेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी को जीरो डालना पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर हम R2 इसको इन्फिनिटी कर दें तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो U2 होगा वो हमारा जीरो हो जाएगा। अब हमने ऐसा जो किया, इससे क्या हुआ, एक रेफरेंस जनरेट हुआ, और ये जो फॉर्मूला है कि U2 माइनस U1, now this become U2 or rather 0 minus U1 is equals to G capital M small m 1 by R1। तो इसको तो एज इट इज रहने देंगे, और 1 by R2 को अगर तुम 1 by इंफिनिटी डाल दो तो 1 by इंफिनिटी क्या होगा, जीरो ही होगा, और क्या। यू कैन सी U1 the potential energy of the initial point rather, ये माइनस अगर इधर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एस स्मॉल डिवाइड बाय R1। तो U1 है तो R1 है, मतलब अगर नट सेल देखा जाए तो नट सेल में पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। दिस इज हाउ द पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड। आप कहोगे सर ग्रेविटेशन में तो पोटेंशियल एनर्जी हमने mgh वगैरह वगैरह पढ़ा था, वो भी आएगा, ऐसा नहीं है, वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, इसलिए उसको हम यहाँ पर। और दूसरी बात कि सर ये माइनस क्यों आ गया है, माइनस का क्या मतलब है, फिजिक्स में हमेशा याद रखना कि माइनस कुछ ना कुछ मीन करता है। जब भी कभी हम कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं और उसमें माइनस आता है, मतलब इट सिग्निफाइज द अट्रैक्टिव नेचर ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकालते हैं एब्सोल्यूट टेकिंग सम रेफरेंस, तो वो माइनस में ही आना चाहिए, जो कि माइनस अगर है तभी हम बोल सकते हैं कि अट्रैक्टिव नेचर है। और दूसरा तरीका ये भी है कि अगर अट्रैक्टिव नेचर है तो यू निगेटिव होगा, मतलब वैसे वर्ड जो भी बोलो, दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही है। तो समेरीली अगर हम बोले कि दो पॉइंट मासेस हैं, लाइक एक मास यहाँ पर है, एक मास यहाँ पर है,
इसका मास है m1, इसका मास है m2 और उनके बीच का सेपरेशन है r। इसकी पोटेंशियल एनर्जी अभी जो सिचुएशन है उस समय कितनी होगी, तो u इनिशियल को सीधे लिखा जा सकता है g m1 m2 अपॉन r। याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी में स्क्वायर नहीं आता है, r आता है सिर्फ, और एक माइनस साइन जरूर दिखाना। ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब कहीं और बॉडी को कैसे मूव करके लेके जाए, जैसे ये इस पार्टिकल को कुछ ऐसा मूव करता हुआ यहां पर लेके चले आए और ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया, लेट से यहां से यहां तक ये फाइनल पोजीशन है और लेट से ये m2 है। तो m1 से m2 का जो डिस्टेंस होगा उसके बेसिस पर ये फाइनल इक्वेट हो जाएगा, और हमने अगर थ्रो किया है तो डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी रही होगी। तो उस तरीके से जैसे पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वो सॉल्व कर सकते हैं। इसका क्या एप्लीकेशन है पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने का, धीरे धीरे वो चीज से पर्दा हटेगा। पहले जहां तक बताया है क्या वो क्लियर है, पहले वहां तक कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो तुम पूछ सकते हो। है कोई डाउट? ओके, अब बात करते हैं कि अगर ये माइनस जी एम एम बाई आर ऐसा कुछ बात है तो एम जी एच कैसे हमने पढ़ा था, वो सही था गलत था क्या था? तो देखो एम जी एच वॉज नॉट रॉन्ग, बट एम जी एच का मीनिंग एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। बस हम लोग को ये समझने की बात है, जैसे ये हमारा अर्थ, और अगर हम किसी स्मॉल मास को इसके सरफेस के ऊपर प्लेस करते हैं और हम पूछते हैं कि अर्थ और इस मास का कंबाइंड जो सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। अगर इस मास को हम यहां पर लेके चले जाए और एकदम बिल्कुल एक ही लाइन में नहीं, कहीं भी एट ए हाइट h, इधर इधर भी लेके चले गए, द पॉइंट इज कि अगर ये h सेम है तो हम किधर भी इस मास को लेके जाए r डिस्टेंस एवं h ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस, तो उस पॉइंट पर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसको u इनिशियल से डिनोट करते हैं, इसको u फाइनल से अगर डिनोट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर प्लस h। अब तुम देख सकते हो कि डिनोमिनेटर का टर्म बढ़ रहा है, यानी फ्रैक्शन, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज गेटिंग लेसर, लेकिन साइन है, माइनस साइन है, यानी कि नेगेटिव में जितना छोटा टर्म उतना ही बड़ा टर्म, -3/4 और -1/2। ऑब्वियसली बात है कि -1/2 हमारा ज्यादा होगा, निगेटिव है इसलिए होने की वजह से। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं अर्थ के सरफेस से पोटेंशियल एनर्जी घटती है, ये सॉरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। इस बात को तुम डायरेक्टली इन दोनों को कंपेयर करके देख सकते हो, एक दोनों में कौन बड़ा है। और इसका जब हम चेंज निकालते हैं लाइक u फाइनल माइनस u इनिशियल, अगर हम ये चेंज निकालते हैं तो एक बार देखो चेंज, तो g कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर प्लस h, यहाँ पर हो जाएगा r प्लस h, और एक माइनस एडिशनल था वो माइनस को लेना नहीं है, लेना है मतलब छोड़ना नहीं है सॉरी। और सेकेंड माइनस करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ठीक है ना। तो जीएमएम तुमने लिया है बाहर, सॉरी ये क्यों लिख दिया, 1/r लिखो, और इसके साथ एक माइनस भी लगाना है, माइनस भी लगा दो। दिस इज हाउ दैट एक्सप्रेशंस आर गोइंग टू लुक लाइक। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी एम एम 1/r माइनस 1/r प्लस h। तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम ये हो जाएगा r प्लस h माइनस r डिवाइड बाई
आर इंटू आर प्लस एच का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसमें से आर स्क्वायर नहीं होगा ना यार, आर इंटू आर प्लस एच, तो एक आर इसमें से और निकाल लो, ये जो ब्रैकेट का टर्म है आर प्लस एच, इसमें से एक और आर निकाल लो। क्यों कर रहे हैं ये सारा कुछ बता रहे हैं। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो ये हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम एच, और यहाँ पर से एक आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और नीचे हमारा सिर्फ बचेगा 1 प्लस एच बाई आर। अब जी एम बाई आर स्क्वायर और कैपिटल आर स्क्वायर को हम स्मॉल जी से डिनोट करेंगे, वी नो स्मॉल जी ये हमारा जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, तो सीधे जी एम बाई आर स्क्वायर दिख रहा है तो इसको स्मॉल जी, यहाँ पर एम है ही और यहाँ पर एच है ही, और डिवाइड बाई 1 प्लस एच बाई आर। नाउ एच 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर और आर 6400 किलोमीटर, तो ये जो टर्म है इसको नेग्लेक्ट करने में कोई बुराई नहीं, सिंपली रिमूव दिस, तो ये हो जाएगा जी एम जी एच डिवाइड 1 प्लस एच बाई आर, सीधे सीधे इसको जीरो से इक्वेट कर दो, हटाओ, यहीं पर मैं लिख देता हूँ दिस टर्म टेंड्स टू जीरो। फाइनली यू कैन सी एम जी एच जो हमारा एक्सप्रेशन होता था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का होता था, ना कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये आता भी इसी तरीके से विथ अप्रोक्सीमेशन कि एच जो है वो आर से बहुत कम है, लेकिन हम हमारे इस चैप्टर में मोशन एंड ग्रेविटी में ये बात सही थी, लेकिन इस चैप्टर में हमारा एच जो है वो आर के कंपेरेबल भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम एम जी एच फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। हम कभी ऐसा नहीं बोल सकते जैसे इस क्वेश्चन में कि अगर किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर सरफेस ऑफ अर्थ पूछी जाए तो या एम जी आर कर देंगे, यहाँ पर पूछी जाए तो एम जी आर प्लस एच कर देंगे, ये गड़बड़ होगा, दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग। तब कैसे लिखेंगे, ये तरीका है ना, अभी तो कुछ देर पहले ही हम लोग डिराइव किया था। इस तरह से दो पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं और उसको माइनस करके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी बता सकते हैं, और ये पूरा एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन का जोन खोल देता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। अब जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि अर्थ के सरफेस पर हमने कोई मास रख दिया है, चलो ये क्वेश्चन को ड्रॉ कर लेते हैं। अर्थ के सरफेस पर हमने एक मास रख दिया है, कायदे से बोला जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग एस्केप वेलोसिटी। इसको v सबस्क्रिप्ट ई से दिखाते हैं, क्या होता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इसका कैलकुलेशन तुम लोग करके मेरे को दिखाओ कि सपोज ये हमारा अर्थ है और इस पर कोई पॉइंट मास है, उसको साइज मैटर नहीं करता, लेट्स से यहाँ पर रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको क्या मिनिमम वेलोसिटी दे दी जाए, what should be the minimum speed given to this mass so that it won't able to come on the earth surface again, what minimum speed given to the body so that it never able to back on earth। अर्थ पर ये दोबारा ना आ पाए, इसके लिए इसकी स्पीड हमको क्या देनी है, और कायदे से देखा जाए तो इसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अगर कहीं से कोई बॉडी है उसको क्या वेलोसिटी दे दी जाए कि वो फिर उस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को छोड़ के निकल जाए,
जितना भी हमने अभी तक आपको बताया है, या तो आप कैलकुलस मेथड जो इंटीग्रेशन का है उससे करके दिखाओ, नहीं तो जो एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट हमने सिखाया है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना सिखाया है उस तरीके से भी करके दिखा सकते हो, उससे काफी आसान हो जाएगा। चलिए ट्राई कीजिए। हाँ बताएं, क्या है फिर आपका? Sir, under root 2 GM by R. ओके, आप ये आधे आपका? हाँ समझ गए। श्रावणी आप बताएं। Sir, same under root 2 GM by R. गुड। तो देखो अब हमको इंटीग्रेशन नहीं करना है, सही बता रहे हैं, वी डोंट हैव टू। अब हम लोग को सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन वाला जो फॉर्मूला है उसी को यूज करना है, और उसको यूज करने का बहुत सिंपल तरीका है, इनिशियल टोटल एनर्जी, फाइनल टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में क्या आएगा यहाँ पर? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो कहने का मतलब है कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक तो लिखने में कोई दिक्कत होता नहीं है, पोटेंशियल भी अब हम फॉर्मूला जान चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो जैसे ये हमारा एम है और इस इनिशियल पोजीशन, ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, तो मैं यहीं पर बात करूं अगर काइनेटिक एनर्जी की, तो इस बॉडी का मास स्मॉल एम है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी ई स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो तुम चाहो तो डायरेक्टली माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ऐसा लिख सकते हैं। फाइनली कर रहा है ये कभी आए ही ना, तो थियोरेटिकली अगर जाए तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस इसको दूर जाना पड़ेगा, कि इनफाइनाइट तक भी अगर ये रुका, मैंने उसके पहले रुका सॉरी, तो अर्थ जो है वापस इसको खींच लेगा, लाना ही पड़ेगा इसको। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस चला जाए ऐसा, और उस समय व्हाट एवर बी दिस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी जीरो। मतलब यू इनिशियल की बात कर रहा हूं और यहाँ पर यू फाइनल हम जीरो बोल रहे हैं। और उस समय जो काइनेटिक एनर्जी है, जब वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस में चला गया, तो वो कुछ भी हो सकता है। लेट्स से दैट इज वी आर सेइंग दिस एज हाफ एम वी स्क्वायर, और यू कैन राइट एनीथिंग हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि अपने को एक लॉजिक समझ लेना है, बस उसी से ये होता है। अब टोटल एनर्जी कंजर्वेशन, यू सिंपली यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में इनिशियल टोटल एनर्जी यू कैन इजीली सी हाफ एम वी ई स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी में माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यू कैन राइट हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी है जीरो। अब यू कैन सिंपली हाफ एम, मैं पूरा कैलकुलेशन पर ही सिर्फ फोकस नहीं करना चाहता, कुछ और भी बातें आपको क्लियर करना चाहता हूँ, तो जनरली आप सोचते नहीं हो प्रॉब्लम करने की तरह। ये देखो, हाफ एम वी स्क्वायर इज टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस जी एम बाई आर, लेकिन हमने क्वेश्चन में कहा है मिनिमम, सी मिनिमम स्पीड। तो मिनिमम के लिए अपन क्या करेंगे कि फाइनली उसकी जो स्पीड है वो कम होकर जीरो होगी, तो हाफ एम वी स्क्वायर में ये जो वी है इसको जीरो डाल देंगे, मतलब ये जो टर्म है लिमिटिंग केस के लिए और मिनिमम वैल्यू के लिए इसको जीरो को इक्वेट कर देंगे। अगर जैसे ही तुम जीरो से इक्वेट करोगे फॉर वी ई, फॉर वी ई हाफ एम वी स्क्वायर को जीरो लेना पड़ेगा। अब डेफिनेटली ये मिनिमम स्पीड है, वी मतलब मिनिमम स्पीड। If you solve this, so VE is equals to 2gm upon R under root होगा।
एस्केप वेलोसिटी क्या है अब हम चाहें तो डिक्टेट कर सकते हैं। अब इसको लिख लो, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी। अभी अभी आएंगे, इस बात पर वापस आएंगे। एस्केप वेलोसिटी, it is the minimum it is the minimum speed required so that minimum speed required at that point, ये भी वर्ड मेंशन करना जरूरी है, at that point, so that body never come back to earth. ये है एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन, एक तरीके से कहो तो। वैल्यू कितना आता है तो 2 gm/r, लेकिन याद रखना कि ये एट सरफेस ऑफ अर्थ है। ये जो हमने निकाला है, दिस इज एट सरफेस ऑफ अर्थ। अगर तुम इस वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहो, सपोज VE ये जो हमारा आया है 2 into 6.67 into 10 to the power minus 11 into m mass of earth 6 into 10 to the power 24, और ये हमारा R है, तो दिस इज 6.4 into 10 to the power 6। ये सब कैलकुलेट करके जो आता है वो आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और जब भी किसी बॉडी को हम थ्रो कर रहे हैं तो हम सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी इतना दे दें, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये बस इसको वेलोसिटी दे दिया जाए और थ्रो कर दिया जाए। अब पूरे रास्ते फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे रॉकेट है, रॉकेट के अंदर ऐसी मैकेनिज्म होती है जो रॉकेट को लिफ्ट देती है, रॉकेट पर फोर्स लगाती है, मतलब एग्जॉस्ट गैसेस से कारण उससे फोर्स बनता है। तो वैसा यहाँ पर कुछ नहीं है कि एक बॉडी को हमने थ्रो किया और वो बीच में भी एक्सेलरेट हो रहा है तो डी एक्सेलरेट हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी मेंटेन करनी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, दैट्स इट। इसके बाद वो कभी अर्थ पर नहीं आ पाएगा, वो चलता चलता चला ही जाएगा। और ये सिर्फ सरफेस की बात नहीं हो रही, मैंने किसी भी पॉइंट पर डिफाइन करने की बात कही। लेट्स से अगर तुमसे कहा जाए कि नहीं, हमारा जो मास है वो ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस पर है, लाइक ये हमारा अर्थ सरफेस है और जो मास है वो बिल्कुल सरफेस पर होता, तो इसकी वेलोसिटी हम gm/r लिखते हैं। अगर मान लेते हैं ये यहाँ पर है नाउ, ये डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर, क्योंकि याद रखना कि डिस्टेंस हमेशा सेंटर टू सेंटर लेते हैं, इससे हमारा ये r डिस्टेंस पर हो गया। अब यहाँ पर भी तो ये बात हो सकती है कि इसको कितनी वेलोसिटी दे दी जाए ताकि ये अर्थ की ग्रेविटेशन से बाहर निकल जाए। तो अगेन सेम क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ लॉजिक। और यहाँ पर भी तुम अगर VE और इसको मैं VE डैश कर देता हूँ, VE डैश, तो इसके लिए फिर से हमको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तुम VE डैश इज नथिंग बट इक्वल टू 2gm अपॉन स्मॉल r, वेरी सिंपल। इसलिए कहीं भी किसी पॉइंट पर अगर बॉडी के आपसे पूछा जाए किसके वेलोसिटी क्या होगा, तो यू कैन यूजली डायरेक्टली यूज दिस रिजल्ट। ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह याद रख सकते हो, कोई बुराई नहीं है, विल ऑलवेज गेट द रिजल्ट। यहां तक बात समझ आ रही है? अब एक दो इंपॉर्टेंट बातें इसके वेलोसिटी के लिए, कि अगर हम इस स्केप वेलोसिटी से बॉडी को सीधे ऊपर ना थ्रो करें, जैसे मान लो ये जो वेलोसिटी में थी सीधे उसके ऊपर थ्रो कर दिया, इसके ऊपर थ्रो कर दिया, क्या यही बात है? या फिर कैसे भी थ्रो कर दे तो वो वापस आएगा? मतलब मेरा पॉइंट ये है, मान लेते हैं कि VE हमने सरफेस ऑफ अर्थ के लिए निकाला 2 gm/r,
अगर हम इस वेलोसिटी को ऐसे ना देके ऐसे कर दे, ये वेलोसिटी दे दे या फिर इधर दे दे, टेंजेंशियल डायरेक्शन में से दे दिए इसको, तो क्या ये डायरेक्शन पर भी डिपेंड करेगा? या डायरेक्शन डिपेंडेंट रहता है? कौन बताएगा? तो पहला पॉइंट जो आप मतलब अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मूला आप जो याद रखेंगे, नोट एस्केप वेलोसिटी is independent of direction। ये किसी भी डायरेक्शन में अगर तुम थ्रो करोगे ना तो यही फॉर्मूला बनेगा। अर्थ के सरफेस से थ्रो कर रहे हो, डजंट मैटर तुम कैसे थ्रो कर रहे हो, उसका पाथ कैसा होगा, कैसे जाएगा, ये सब और मैटर नहीं करता। सिंपली यू कैन यूज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यूज करके हम आगे काम को बढ़ा सकते हैं। तो अभी तक काफी सारी बातें पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड हुई। पोटेंशियल एनर्जी का कंजर्वेशन हमने देखा। अब कुछ मल्टीपल मास सिस्टम की बात करें। जैसे सपोज वी हैव 3 इक्वल मासेस। तुम चाहो तो अलग अलग भी ले सकते हो। 3 इक्वल मासेस are placed at corners। पहले कॉर्नर वाला लो। You have 3 equal masses are placed at corner of an equilateral triangle। और हमसे पूछा जाता है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप बता दीजिए। लाइक ये हमारे वो 3 इक्वल मासेस हैं। इसका मास हमने ले लिया m। इसका ही मास m है और इसका ही मास m है। हम चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, m1 m2 m3 कर सकते हैं, लेकिन पहले EDG ही देखो, ज्यादा डिफिकल्ट देखने की जरूरत नहीं है अभी। अब हमसे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, जब 2 से ज्यादा मासेस इन्वॉल्व हो गए, तो कहीं ना कहीं हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में तो सोचेंगे ही सोचेंगे। उसी से जो रिजल्ट बनता है वो क्या बनता है कि 2 मास का पेयर हमको एक बार लेना है। जैसे मैं कुछ देर के लिए यहाँ पर m1 m2 और m3 ऐसा करके अगर देखूं तो एक बार m1 और m2 साथ में होंगे, एक बार m1 और m3 साथ में होंगे, एक बार m2 और m3 साथ में होंगे। ये 3 ही कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक कॉम्बिनेशन को दोबारा नहीं बनाना है और हर बार 2 मास का ही कॉम्बिनेशन लेना है। इफ यू कैन सी 3c2 मैथमेटिकली अगर इसको बोले तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो 3c2। तो इसको करने का तरीका क्या है कि जब भी हम 2 मासेस लेंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी, लाइक m1 और m2 को हम ले रहे हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी वो हो जाएगी -g m1 m2 अपॉन इनके बीच का सेपरेशन में सेम ही रहने देता हूँ तीनों के, तो दैट -g m1 m2 by l, ये हो गई m1 और m2 की पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये भी एक पार्ट है, m1 और m3 की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो सेम लॉजिक से g m1 m3 अपॉन l।
अब एक पेयर आ गया है M2 और M3, इसका क्या होगा? तो माइनस जी M2 M3 अपॉन L। अब इसके बाद कोई और कॉम्बिनेशन तुम चाहो यूनिक अलग बनाना तो नहीं बनेगा, और इन सबको ऐड कर देंगे। वी ऐड ऑल दिस टू गेट द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो मैं इसको कुछ देर के लिए एक नाम दे देता हूँ U1 U2 U3। So total potential energy U is equals to U1 plus U2 plus U3। साइन के साथ ऐड होगा, याद रखना। तो माइनस जी M1 M2 अपॉन L। अगर हमने डिस्टेंसेस सब नहीं दिए रहते तो यहाँ भी L की जगह L12 आता है, ऐसा कुछ। माइनस जी M1 M3 अपॉन L माइनस जी M2 M3 डिवाइड बाई L। This is how the potential energy of an entire system is calculated। आई बात समझ में? इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, लेकिन नाम में ज्यादा कुछ रखा नहीं है। यू शुड नो हाउ टू इवेल्युएट। दो मास का पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी हमने लिख पा रहे हैं माइनस GM1 M2 बाई आर। तो हम इसके बाद जितने भी पॉइंट मासेस का कॉम्बिनेशन होगा उसमें अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से काम करना पड़ेगा। इसका जो सोचने का तरीका है वो भी एक अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया रहता है, हम वो भी आपको बता देंगे। पहले तो हमेशा दो पेयर को लेना है और उसे करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी का टर्म डालना है। अगर इतना भी समझ आ जाता है तो दैट इज वेरी वेरी गुड। हर एक कॉन्सेप्ट डिफरेंट लेयर्स होते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बस इतना समझ आ गया तो बहुत है, ऐसा बोलते हैं बार बार सर। ये जरूरी है, अगर ये नहीं बोले तो बच्चे को लगेगा कि ये सारा कुछ करने से ही मेरा ये बनेगा, जबकि ऐसा बात नहीं है। कुछ चीजें अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ चीजें मतलब एक्चुअल ये चीज क्या है इससे भी रिलेटेड होती है, और ये भी बताया जाता है भले ही उससे क्वेश्चन बने या ना बने। लेकिन क्वेश्चन की जो मतलब पॉसिबिलिटी है, क्वेश्चन का जो दायरा है वो एक लिमिटेड नीचे के थोड़े से पार्ट से बनता है, तो वहां पर अगर ध्यान दे दिए तो न्यूमेरिकली बन जाएगा। बस यही बात है। अब ये 3 की जगह 4 होंगे, 4 की जगह 5 होंगे, 5 की जगह 6 होंगे, और जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे ये टर्म भी बड़ा होता चला जाएगा। कोई अनुमानन अंदाजन बता सकता है कि अगर हमारे पास लेट से कुछ, अगर 3 है तो हमने देखा 3, 4 हो गए तो 5 हो गए तो, और इसमें कोई पैटर्न बन रहा है क्या कि अगर n हो गए पार्टिकल्स तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स बन सकते हैं? बताएगा कोई? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ n डिस्क्रीट मासेस। n डिस्क्रीट मासेस का एक सिस्टम है और उसका पोटेंशियल एनर्जी अपने को निकालना है, तो उस पोटेंशियल एनर्जी में कितने टर्म होंगे? ओके, हमारे पास जो जो अभी तक एविडेंस है उसको देखो। 2 पार्टिकल के लिए फॉर 2 पार्टिकल्स इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? ये नंबर ऑफ टर्म्स 2 पार्टिकल के लिए सिर्फ एक ही टर्म होगा माइनस GM1 M2 बाई आर, दैट्स इट। उसके अलावा कोई और, तो ये हो जाएगा 1। लेकिन वही 2 से हम 3 पार्टिकल कर रहे हैं। अब देखो तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 3। और इसी तरह से अगर हम जैसे जैसे डिस्क्रीट पार्टिकल का नंबर बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में, ये टर्म उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स का जो एक बेसिक फॉर्मूला है कि मान लो तुम अगर लिख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी और तुमने कोई टर्म मिस किया या नहीं, इसके लिए याद रखना कि नंबर ऑफ टर्म्स
in potential energy expression, and that is equals to n into n minus 1 by 2. इसको अगर किसी ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ा हो तो इसको लिखते हैं NC2। अब NC2 से n into n minus 1 by 2 कैसे आया, ये भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है, इसमें n का वैल्यू 2 डाल दो, चेक कर लो कि 1 आता है कि नहीं। n का वैल्यू 3 डाल दो, चेक कर लो कि 3 आता है कि नहीं। तो इस तरह से हम कोई भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में कितने टर्म्स होंगे डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के केस में, वी कैन इजीली फिगर इट आउट। क्लियर है यहां तक? अब ये जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है कि 3 पार्टिकल्स हैं, तीनों कॉर्नर पर हैं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक स्टेप और आगे फर्दर जाते हैं। हमसे ये बोलेगा कि 3 मासेस तो हैं, लेकिन हमको एक चौथा मास लाना है, और कहां लाना है, उसके सेंटर पर। जैसे ये ऑलरेडी एक सिस्टम बना हुआ है, सारे मास को चलो हम M1 M2 M3 रखते हैं एक्सप्लेन करने में। अब यहां पर ये सेंटर है, और हमको कोई मास दूर से लेके आना है, बहुत दूर से, इन्फिनिटी से। एक तरीके से कहा जाए, कोई भी मास को अगर लाना हो तो इन्फिनिटी से ही लेके आते हैं, अगर कुछ भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया तो। अब इस पॉइंट पर इसको वो नाम दे, मान लेते हैं यहाँ पर एक कैपिटल M लेके आना है, कैपिटल M मास, पॉइंट मास, जो कि इन्फिनिटी से हमको लेके आना है। अब जब ये आ गया तो सिस्टम की पोटेंशियल क्या होगी, ये पूछा जा सकता है। लेके आने वाले ने, मतलब एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया है, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण कितना वर्क हुआ है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसके बाद एक से एक लाइन से पूछे जा सकते हैं। पहले तो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, ये आप बताइए। ये हमारे पास ऑलरेडी एक सिस्टम पड़ा हुआ है, और एक चौथे फॉरेन पार्टिकल को उसके अंदर लेके आना हो तो कैसे लॉजिक लगाएंगे, क्या कर लेंगे, बताइए। देखो, इस तरह के सिचुएशंस में दो ही फैक्टर्स हैं जो वर्क करते हैं। एक है या तो कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, और या तो एक्सटर्नल एजेंट। और इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग हमने ऑलरेडी एक रिलेशन बना दिया है। मैं बार बार इसको लिखूंगा तो इससे इसका मतलब चेंज नहीं होगा। डेल्टा यू स्क्वायर टू नेगेटिव वर्क डन में कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन में एक्सटर्नल एजेंट, ऐसे लिख सकते हैं WEXT। तो अपने को क्वेश्चन में अगर ये दिया रहे कि एक चौथे मास को लेके आना है तो वर्क डन क्या होगा, स्पेसिफिकली उसने नहीं बताया कि हमको किसके कारण वर्क डन निकालना है। ग्रेविटेशनल फोर्स से कारण वर्क डन निकालना है, ये जो लेके आ रहा है एक्सटर्नल एजेंट, उसके ऊपर वो उसने कितना वर्क किया वो निकालना है। तो ये कुछ भी नहीं मेंशन होता। सपोज कि लेके आना है, बस जैसे हमने कहा टू द वर्क डन in bringing mass capital M from infinity to that point। तो इसमें क्लियरली मेंशन नहीं है कि आपने किसके कारण निकाला है। तो जब भी कुछ ना मेंशन हो, मतलब कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इफ नथिंग इज मेंशन्ड,
This means work done, find work done by conservative force. Work done by conservative force. और इसके लिए अपने पास ये जो ऊपर वाला रिजल्ट है इसी को यूज करेंगे। मतलब u final minus u initial and that is equals to negative of work done by conservative force। v माइनस को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, ये माइनस इधर आएगा तो ये हो जाएगा u इनिशियल माइनस u फाइनल। अब ये सब थ्योरी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये हर क्वेश्चन में इतना करने का जरूरत नहीं होता है। अब मान लो ये मास हम इन्फिनिटी से लेके यहाँ पर आ रहे हैं, तो इनिशियली जब हमने लाए नहीं थे तब उस समय उसका टोटल पोटेंशियल कितना बन रहा था, और जब हमने चौथे मास को लेके आ गए और अब जब सिस्टम बना उसकी पोटेंशियल जितनी भी होगी उन दोनों का सिंपली डिफरेंस अगर निकाल दें तो ये हमारा वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स निकल जाएगा। और ये एक बात याद रखना है कि अगर हमको वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट पूछ रहा है तो जो भी कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन होगा उसमें एक माइनस से मल्टीप्लाई करना है। यू डोंट हैव टू अगेन कैलकुलेट दोस थिंग्स। एक प्लस होता है तो दूसरा माइनस होता है। दिस इज हाउ द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट वर्क्स मोस्ट ऑफ द केसेस। तो तीन इनिशियली जो मासेस थे उनका तो हमने ऑलरेडी पोस्टमार्टम कर दिया है। यहाँ पर तीन मास का पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखा हुआ है, अगर मास को थोड़ा सेम कर दिया जाए तो ये काफी यूनिफॉर्म दिखेगा। और ये जो चौथे मास को लेके आ रहा है ये वाला, तो इस मास के साथ जो हमारा सिस्टम बना उसकी पोटेंशियल एनर्जी अब लिखनी पड़ेगी। तो फिर से दो दो पेयर को लेना है और लिखना है, तो वो जो तीन टर्म है वो तो आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा अब तुम खुद चेक कर लो कि जब चार पार्टिकल का सिस्टम होगा तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे। तो n इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन बाई टू, 4 इंटू 4 माइनस 1 2, 6 टर्म्स आ जाएंगे। तो देख रहे हो नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ते चले जा रहे हैं। हो सकता है कुछ टर्म सेम हो कुछ टर्म अलग हो, वो अलग बात है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। इसलिए इसका और भी कुछ तरीका हो सकता है। एक तो इंटीग्रेशन से बचने के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी, लेकिन क्या इसका और भी एक तरीका कुछ हो सकता है, सोच सकते हैं, जहां पर हमको अलग अलग इनिशियल और फाइनल निकालने की जरूरत ना पड़े। हम सीधे डायरेक्ट उस फॉर्मूला को यूज करेंगे और ये वर्क डन आसानी से निकल जाएगा। तो आता है, बिल्कुल आता है, और उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी पहले हम पढ़ रहे थे, अब है पोटेंशियल। पोटेंशियल को डिफाइन कैसे किया गया इस बात को समझने के लिए आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या फिर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों को एक बार थोड़ा ध्यान से देखो। तो फोर्स जो होता है ना वो m मास के ऊपर होता है। कोई भी मास के ऊपर हम फोर्स निकाल सकते हैं, लेकिन फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, वो यूनिट मास के लिए होती है। यानी कि अगर हम जैसे मान लो 1 kg का मास रखे तो कितना फोर्स लग रहा है, अगर ये तुमको पता चल जाएगा तो फिर उसके बाद 10 kg रखो 5 kg रखो क्या फर्क पड़ता है, उसे कोरस्पॉन्डिंग यूनिटरी मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये भी बहुत पोटेंशियल एनर्जी के जैसा है, इसका भी डेरिवेशन लगभग सिमिलर है। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल।
इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एनीवन? व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? सिर्फ डेफिनेशन। फॉर्मली अगर इसको डिफाइन करना हो तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि एक यूनिट मास को किसी वेरी फार अवे पॉइंट से, मतलब इन्फिनिटी से, किसी पॉइंट पर लेके आने में जो भी एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया वो उस पूरे सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुई, और वो यूनिट मास को लेके आए तो वो उस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। जैसे फोर्स यूनिट मास के ऊपर अगर निकाल ले तो वो फील्ड हो जाता था, उसी तरह से वर्क डन यूनिट मास के लिए निकाल दिया जाए तो उस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। मतलब जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट मास है, चलो मैं स्फेरिकल मास लेते हैं, और हमसे पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है। लेट्स से ये एट ए डिस्टेंस आर है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद, इफ यू रियली वांट टू कैलकुलेट दिस, तो फिर तो वही बात चली जाएगी, ये जो पहले आज फर्स्ट डे जहां से क्वेश्चन स्टार्ट किया था, ये फिर वही से बात चली जाएगी। तो इसका ऑल्टरनेट तरीका क्या है कि हम कुछ डिफाइन कर देंगे यहाँ पर, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल, और इनफिनिटी से हम लोग यहाँ पर कोई मास को अगर लेके आते हैं, उसमें जो वर्क होगा, अगर ये 1 kg का है यूनिट मास, तो फिर वही उस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। अब तुमको पता है कि अगर एम मास को लेके आते हैं तो जो वर्क डन होता है वो Gmm/r के बराबर होता है। दैट मीन्स कि अगर इस मास को, ये जो मास है, तो इसको लाने का जो वर्क होगा W कॉन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो ये हमारा वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। इनिशियली कहाँ से लेके आ रहे हैं, तो जहां से लेके आ रहे हैं वो हमारा इनिशियल पोजीशन है, U इनिशियल, एंड दैट विल बी 0। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर को पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होती है, और जिस पॉइंट पर है उस पॉइंट पर तो UI 0 है, और U फाइनल माइनस G कैपिटल M स्मॉल m। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस G कैपिटल M स्मॉल m R। लेकिन ये M मास के ऊपर है, हमको 1 kg के ऊपर निकलना है, मतलब पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल M at a distance R is equals to simply divide by M, and that will give you minus Gm/R। अब ये डिफाइन करने के बाद हमने चीजों को और ज्यादा आसान कर दिया कि पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का हम निकाल सकते हैं, और अगर पोटेंशियल निकाल लिए तो फिर पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन भी निकल जाएगा। तो देखो, आज का जो मेन डिस्कशन था वो आपका पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड था। हमने उन सारी बातों को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं करा और बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करा जो हमने वर्क एनर्जी पावर में किया था। जैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं लिटरली, तो वो सब चीजें हमने वर्क एनर्जी पावर में ऑलरेडी की है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है उस पर बहुत ज्यादा बातें नहीं हुई। ग्रेविटेशन के केस में अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, कैसे निकाल सकते हैं, उसके रिलेटेड जो वेलोसिटी वाले क्वेश्चन है उसमें स्केलर वेलोसिटी भी आता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमको देखने पड़ेंगे, और अभी पोटेंशियल हमारा नेक्स्ट क्लास में भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया। पोटेंशियल इस चैप्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन तुम क्लास 12 में देख सकते हो, बिना किसी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के भी। अगर तुमने आज यहाँ पर चीजों को समझा है तो वहां पर वो रेप्लिकेट हो जाएगा।
तो इसको ध्यान से पढ़िए। नोटबुक पर नोट्स जो है आपको उससे भी आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि हर चीज बुक में उसी तरीके से नहीं दी गई होती। कॉपी में जब लिख रहे हो तो वो चीज आपको ध्यान में रहती है, आप ही का लिखा हुआ है। तो इसको एक बार गो थ्रू करना, नेक्स्ट डे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और कल आपकी क्लास नहीं, डोंट वरी। आपकी क्लास तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे, फ्राइडे, ऐसा है। अभी हमने 5 दिन रखा है, तो पहले तो ये 5 दिन कंटिन्यू हो जाए, क्योंकि अभी तक 5 दिन कभी कंटिन्यू शायद ही हुआ है, कभी कुछ बीच में, कभी कुछ बीच में ऐसे हो रहा है। तो 15 तारीख तक तो ऐसे ही शेड्यूल रहेगा, फिर अपन देखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब बताइए। सर टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 36 में डाउट है। एक मिनट बच्चे, हमने आज क्लास के बिगिनिंग में ही पूछा था कि अगर किसी बच्चे को डाउट है, तो कोई बच्चा कुछ बोला ही नहीं। एक मिनट में पेपर निकाल लेता हूँ। कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं बच्चे? सर 36। ओके, एक मिनट, पेपर लोड हो रहा है। एक बार आप वो क्वेश्चन शेयर करोगे? ये फाइल ओपन नहीं हो रहा अभी मेरे से, पता नहीं, ये होना तो चाहिए। क्वेश्चन, हाँ ठीक है, खुल गया। क्वेश्चन 36। A solid cylinder of mass 4 kg is rolling on a fixed incline of height 2 meter. The kinetic energy of a sphere at the bottom of inclined plane. तो काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन दोनों ही हो जाएगा, और ये mgh के बराबर हो जाएगा। क्या दिक्कत है? बताएं, सुन पा रहे हैं आप? सर मेरा उसका आंसर थर्ड आ रहा था, लेकिन उसका ऑप्शन नंबर 1 दिया है। नहीं 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 नहीं, आपने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल दी है। देखो, काइनेटिक एनर्जी यस पूछ सर। रहा है। यस काइनेटिक सर, वो एनर्जी में समझ में आ गया। दोनों है ना, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। सीधे यहाँ पर एमवीएच करना था, और कुछ करना ही नहीं था। यही हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी है, यही तो डिवाइड होता है। हाँ बोलिए। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी बता दीजिए ना।
If there are three non-zero vectors A, B, C such that A cross B is 0, B cross C 0, the angle between A and C. A cross B 0, इसका मतलब यही हो रहा है कि A और B पैरेलल है, और B क्रॉस C 0, तो ये भी पैरेलल है, B और C पैरेलल है, पैरेलल और ये एंटी पैरेलल, मतलब ये दोनों केस बन सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट 0 का बोलने का क्या होता है, पैरेलल ही होता है या फिर एंटी पैरेलल होगा। सर उसका Then आंसर the थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है। का आंसर थर्ड है। If there are three non-zero vectors ABC so that A cross B 0, B cross C 0, then the angle between A and C. नहीं, थर्ड तो नहीं होगा। श्योर हो आप? थर्ड ही दिया है। हाँ सर, उसका थर्ड ही दिया हुआ है। ओके, मैं देखता हूँ बच्चे, फिर तो ये चेंज होगा। If the angular velocity of a point mass is this and radius vector is this, then the linear velocity of the point mass. Linear velocity, तो अगर देखो v is equals to ओमेगा आर, ऐसा वेक्टर नहीं लिखना हो तो डायरेक्टली v is equals to ओमेगा आर और ओमेगा is equals to v by r, ये सर्कुलर मोशन के लिए लिखते हैं। लेकिन अगर हम वेक्टर, क्योंकि v वेक्टर है और r को भी एक वेक्टर की तरह ले सकते हैं, तो उस केस में ये फॉर्मूला कैसे अपना लाइक दिस, अगर एक पॉइंट जो है वो इस वक्त मूव कर रहा है, लेट्स से इट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज फैशन, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v और ये हो जाएगा r, और ओमेगा जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर देखें तो ओमेगा इसका डायरेक्शन हो जाएगा कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। अब ओमेगा और r, मतलब v इज इक्वल्स टू ओमेगा और r। अब ना ओमेगा क्रॉस r होगा कि r क्रॉस ओमेगा होगा, ये चेक करना है बस। तो एक बार चेक कर लो, ये r है और ओमेगा वेक्टर ऊपर की तरफ है, तो क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड थंब रूल से भी अगर सोचें तो ओमेगा क्रॉस r ये हो जाएगा हमारा वेक्टर रिजल्ट। कैन सिंपली यूज दिस एज अ फॉर्मूला टू सॉल्व। सर ये वाला ओमेगा क्रॉस आर यूज किया था तो आंसर इसका थर्ड ऑप्शन आ रहा था, बट आंसर की के हिसाब से फोर्थ दिया हुआ है। ओके, 8 और 9 में आपका कॉन्फ्लिक्ट है ना? चलिए मैं 8 और 9 हाँ देख सर, लेता एक बार हूँ। आप हाँ। ठीक है, मैं एक बार दोनों के आंसर चेक कर लेता हूँ, मतलब सॉल्व करके और देख लेता हूँ, फिर अपडेट करता हूँ। चलिए, थैंक यू।